Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो अपनी YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. सो अभी तक की वीडियोस में हमने आपके जो जून 2023 में जो आपके HP टेट के एग्जाम हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था जो आपके 2022 में जो आपके 2 बार HP टेट के एग्जाम हुए थे, इसमें फर्स्ट आपका जून का पेपर और सेकंड टाइम आपका हुआ था नवंबर में पेपर. ठीक है, तो उन दोनों के HP टेट के जो पेपर हुए थे उनमें जो साइकोलॉजी सेक्शन रहे थे वो डिस्कस कर लिए हैं. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपका जो नवंबर 2021 में जो आपका HP टेट का पेपर हुआ था उसमें मैंने एक पेपर डिस्कस कर लिया है. आज सेकंड पेपर मैं डिस्कस करूंगी. तो आपका जो सेकंड पेपर है आज का वो रहेगा आपका HP टेट आर्ट्स का पेपर जो 2021 नवंबर में हुआ था. तो इसमें जो 30 क्वेश्चंस रहे थे साइकोलॉजी के वो आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय स्टडीज ऑन डैश चिल्ड्रन. तो बच्चों पर अध्ययन से बुद्धि पर पर्यावरण की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है. आपके ऑप्शंस हैं ट्विंस, अडॉप्टेड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आपका अडॉप्टेड आपका राइट आंसर रहेगा इसमें. सेकंड क्वेश्चन है लो आईक्यू ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इज ड्यू टू. तो जो अनाथ बच्चे होते हैं उनमें जो कम बुद्धि होती है उनके क्या कारण होते हैं, यानी जो आपके ऑर्फन चिल्ड्रन होंगे या होते हैं उनमें जो लो आईक्यू रहता है तो वो किस वजह से रहता है, क्या कारण रहता है. हेरिडिटी का फैक्टर रहता है, बायोलॉजिकल फैक्टर रहता है, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट रहता है या नन ऑफ दीज. तो आपका जो ऑप्शंस ये हैं और राइट आंसर जो है आपका वो रहेगा आपका डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट, यानी जो आपका वंचित पर्यावरण है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ऑर्फन चिल्ड्रंस होते हैं उनके लो आईक्यू के लिए. ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन टू फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस आर. तो जो स्पीयरमैन ने अपनी एक थ्योरी दी है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है. तो वो क्या है, उसके क्या कारण है, तो वो है जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर होंगे, रीजनिंग एंड वर्बल, इंटर एंड इंट्रापर्सनल या कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स. तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर जिसमें स्पीयरमैन ने अपने टू फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है तो वो है आपके जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर जिसको हम जी एंड एस फैक्टर के नाम से जानते हैं. ओके, सो आपको मैं थोड़ा सा अगर इसके बारे में बता दूं तो ये रहेगा आपका जो आपका स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है जिसमें उन्होंने बात की अपने जी फैक्टर की और आपके बात की है अपने एस फैक्टर की. ठीक है, जी फैक्टर में आपका जर्नल कोग्निशन फैक्टर इसको कहते हैं जो व्यक्ति अपने कोग्निशन से या खुद से जो चीजें को सीखता है, जिसमें वो कह सकते हैं हेरिडिटी से भी वो चीजें उसमें रहती हैं. और जो आपका एस फैक्टर होता है वो होता है आपका टास्क स्पेसिफिक फैक्टर होता है, जो व्यक्ति किसी ट्रेनिंग के दौरान सीखता है, कोई ट्रेनिंग लेके सीखता है या किसी की मदद से कोई चीजें सीखता है तो उसे एस फैक्टर कहा जाता है. यह है स्पीयरमैन की. तो क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं आज तो मैं आपको ज्यादा इससे लंबे में नहीं बता सकती, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता देती हूँ. फोर्थ क्वेश्चन है आपका इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज was given by. तो जो आपकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो आपकी थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो किसने दी है. ठीक है, गिलफर्ड, कैटल, थॉर्नडाइक, थॉर्नस्टन. तो ये आपके ऑप्शंस हैं. तो जो आपकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो दी है आपकी थॉर्नस्टन ने, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज डैश डायमेंशनल. तो आपकी जो गार्डनर के अनुसार बुद्धि डैश आयामी होती है. तो बुद्धि जो होती है इंटेलिजेंस होती है वो कितनी तरह की होती है. तो आपके जो ऑप्शंस हैं आपके है ट्राई, मल्टी, टू या यूनिट. तो 3 तरह की होती है बुद्धि, बहु होती है, 2 होती है या 1 तरह की होती है. तो जो गार्डनर की मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है वो आती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी गार्डनर की जो थ्योरी है वो होती है आपकी मल्टी डायमेंशनल थ्योरी. इसके बारे में मैंने अभी तक जिन्होंने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो मैंने डिटेल में 2-3 बार इसको करवा चुकी हूँ. तो मैं आपको एक बार अगर शॉर्ट में बता दूं तो ये जो होती है आपकी मल्टी डायमेंशनल थ्योरी के बारे में गार्डनर ने बताया है. उन्होंने कहा है कि जो आपकी
जो गार्डनर ने मल्टी डायमेंशनल थ्योरी बताई है वो उन्होंने बताई है 8 तरह की, कि 8 तरह की आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट करियर पाथ्स दिए हैं बच्चों की लर्निंग के अकॉर्डिंग, कि बच्चे जिस आप कह सकते हैं जिस फील्ड में अच्छा होगा वो उस तरह का करियर पाथ चूज कर सकता है। सो सी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज ऑफ डैश टाइप्स। तो कितने टाइप की होती है गार्डनर के अनुसार जो इंटेलिजेंस है? 6, 7, 8 और 9। तो मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो भी गार्डनर से ही आया है, तो मैंने उसमें आपको बताया है कि जो गार्डनर के अनुसार कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है, तो वो होती है आपकी 8 टाइप की। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये है आपकी जो मैं एक बार आपको बता दूं शॉर्ट में फिर से। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो उन्होंने 8 टाइप में डिवाइड की है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपकी आ जाएगी स्पेशियल या विजुअल इंटेलिजेंस, इसमें आ जाएगी। सेकंड आपकी आएगी बॉडीली काइनेस्थेटिक। थर्ड आएगी आपकी म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, नेचुरलिस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल आ गई, इंटरपर्सनल आ गई, इंट्रापर्सनल आ गई, और लास्ट में आ गई आपकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है वो आपकी गार्डनर ने नहीं दिया, बट बाद में इसको ऐड कर दिया गया है। बट उन्होंने इन 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट करियर पाथ्स दिए हैं और लर्निंग स्टाइल्स दिए हैं। अगर जो बच्चे विजुअल लर्नर्स हैं तो वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं। इस तरह से उन्होंने इसे डिवाइड किया है, लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग पाथ्स दिए हैं, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्या किया है, इंटेलिजेंस में उनको डिवाइड किया है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, एरिक्सन्स डेवलपमेंट टास्क फॉर एडोलेसेंट इज। तो जो किशोरों के लिए एरिक्सन का विकासात्मक कार्य क्या है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री या आपका इंटीमेसी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और एरिक्सन के हिसाब से जो एरिक्सन ने अपने डेवलपमेंट टास्क दिया है एडोलेसेंट को, तो जो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी पहचान निर्माण, ठीक है, ओके। सो ये है एरिक्सन ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं स्टेजेस के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी दी है साइको सोशल स्टेजेस, साइको सोशल थ्योरी है, उसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं स्टेजेस के बारे में बताया, जिसमें फर्स्ट स्टेज उन्होंने इन्फेंसी दी है, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड दी है, थर्ड है प्ले एज, फोर्थ है स्कूल एज, फिफ्थ है एडोलेसेंस, और सिक्स्थ है अर्ली, और सेवेंथ है मिडल एज, एट्थ है आपकी ओल्ड एज। इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। क्वेश्चन में दिया था उन्होंने कि जो आपकी ये रहा आपका क्वेश्चन, डेवलपमेंट के टास्क उन्होंने इस तरह से दिया था। एडोलेसेंट का जो उन्होंने कहा है कि जो एडोलेसेंट का आपका डेवलपमेंट टास्क है वो कौन सा है, तो आपका एडोलेसेंट का था आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सिलेक्ट करना है कि बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से हैं, डेवलपमेंट टास्क कौन से हैं, उनके एज के हिसाब से या उनकी स्टेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। जो स्टेजेस से अच्छे से पढ़ेंगे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, या आपकी इसके बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स और कौन से हैं, या इसकी स्टेजेस और कौन से। तो शॉर्ट में क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया है। जैसे फर्स्ट इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आ जाएगा बच्चे में, एटॉनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जब वो स्कूल एज में होगा या इस उम्र में वो होगा। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आ जाएगा आपका। आपके अर्ली अडल्टहुड में आपका इंटीमेसी वर्सेस आपका आइसोलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इन्होंने डिवाइड किया है। किसने इसको डिवाइड किया? एरिक्सन ने अपनी एक थ्योरी दी है, जिस कौन सी थ्योरी है? साइको सोशल थ्योरी। इसमें उन्होंने स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। ओके, सो 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। कोलबर्ग्स लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड इज। तो कोलबर्ग ने जो अपने जो थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने क्या किया, उसको लेवल्स में डिवाइड किया है। तो उसके बेसिस पे जो पनिशमेंट और रिवार्ड्स हैं वो कौन से उसके लेवल में आते हैं? कन्वेंशनल लेवल में आएंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल में आएंगे, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आएंगे, आपके नन ऑफ दीज किसी भी लेवल में नहीं आएंगे। तो ये दिए हैं उन्होंने अपने दंडन पुरस्कार के आधार पर कोलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है उसमें उन्होंने जो डेवलपमेंट, जो मॉरल डेवलपमेंट, पनिशमेंट और रिवार्ड जो दिया है वो दिया है आपके प्री कन्वेंशनल लेवल में, ठीक है। ओके, कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। मैं पहले
बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जो कॉलबर्ग ने अपनी एक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं। ओके, फर्स्ट लेवल आपका आ गया प्री कन्वेंशनल। ओके, फर्स्ट आ गया आपका। सेकंड आपका आ गया कन्वेंशनल। ओके, और थर्ड आपका आ गया पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है, 3 लेवल्स दिए हैं, उन्होंने डिवाइड किया है 6 स्टेजेस में, जिसमें आपकी फर्स्ट जो आपके लेवल है प्री कन्वेंशनल, उसमें आपकी 2 स्टेजेस ये वाली। सेकेंड लेवल में आपकी 3 और 4 स्टेजेस आ गई आपकी, और जो थर्ड लेवल है आपका वो उसमें आ गई आपकी 5 और 6 वाली जो स्टेज है वो इसमें आ गई। ओके, फर्स्ट में उन्होंने कहा है, जो फर्स्ट लेवल उसमें कहा है अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी जो आपका क्वेश्चन आया था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का, तो वो आया था आपका फर्स्ट लेवल से, और आप कौन सी स्टेज थी, वो फर्स्ट स्टेज थी। सेकेंड स्टेज है एमिंग एंड रिवॉर्ड्स, इस तरह गुड बॉय एंड गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, जस्ट इन स्पिरिट ऑफ लॉ आ गया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स के बारे में आ गया। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। इस तरह से उन्होंने पूछा था कि कौन से लेवल में आता है, तो आपको ये तीनों लेवल के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से लेवल में कौन सी स्टेज इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको बताया डिटेल में, फिर से इसको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वॉज रिटन बाय, तो जो आपकी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है ये किसने लिखी है, किसने इसको लिखा है, तो आपके ऑप्शन है फ्रूड ने, स्किनर ने, वॉटसन ने, आपके रोजर ने, ये आपके ऑप्शंस हैं। और द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो लिखी है वो लिखी है आपके किसने, फ्रूड ने, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है आपका ह्यूमनिज्म एम्फेसाइज, तो जो ह्यूमनिज्म है वो जो मानवतावाद है वो किस चीज पर जोर देता है, अनकॉन्शियस पे, इन्वायरमेंट पे, सेल्फ पे या इड पे, तो किस पे ये जोर देता है, तो आपका जो ये ह्यूमनिज्म है ये आपका जो जोर देता है वो देता है आपके सेल्फ पे। ओके, यानी स्व पे ये ह्यूमनिज्म जो है वो ज्यादा एम्फेसाइज करता है। 11th क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज बेसिक्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन, यानी जो व्यवहार की व्याख्या के आधार के रूप में सूचना प्रसंस्करण क्या है, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म या आपके साइको एनालिसिस, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। संज्ञानात्मकतावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद या आपका मनोविश्लेषण, तो क्या है, तो आपके ये ऑप्शंस हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका कॉग्निटिविज्म, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, तो आपका जो सेंटर है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का वो क्या है, तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के केंद्र में क्या है, टीचर है, लर्नर है, टीचिंग मेथड्स है, या टीचिंग मटेरियल या कंटेंट है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो क्या है आपके लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के सेंटर में, तो वो है आपका लर्नर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो साइको एनालिसिस थ्योरी के हिसाब से जो बिहेवियर है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, आपका अनकॉन्शियस टेंडेंसीज, इन्वायरमेंट, लर्निंग या आपका सेल्फ, ये है आपके ऑप्शंस। तो आपका जो बिहेवियर ओरिजिनेट्स होता है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस थ्योरी, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनकॉन्शियस टेंडेंसी से अचेतन प्रवृत्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपका व्यवहार की उत्पत्ति करती हैं, किसके अनुसार, तो ये है आपका मनोविश्लेषण की जो थ्योरी है उसके हिसाब से। 14th क्वेश्चन है मास्टर ग्लैंड डायरेक्टरी डेवलपमेंट प्रोसेसेस, तो विकास प्रक्रिया को निर्देशित करने वाली मास्टर ग्रंथि है कौन सी है, पिट्यूटरी, थायराइड, अड्रेनल या आपका गोनेड, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पिट्यूटरी है आपकी वो आपके क्या है, मास्टर ग्लैंड के डायरेक्ट डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। इन पावलोव स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग द साउंड ऑफ बेल इज, तो आपकी जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसके जो साउंड ऑफ बेल है, ओके, वो क्या है, तो कंडीशन रिस्पॉन्स है, कंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, या आपका नन ऑफ दीज, तो ये आपके ऑप्शंस हैं।
तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है वो आपका क्या है, पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें साउंड ऑफ द बेल है। ठीक है, ये है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसमें बेल को उन्होंने क्या क्या है कि कंडीशन स्टिमुलस। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक बार बता चुकी हूं, तो मैं आपको फिर से इसके बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ कि बिफोर कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग या ड्यूरिंग कंडीशनिंग इसके बारे में बताया है। तो साउंड ऑफ द बेल के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज, तो जो स्वयं की सोच के बारे में सोचता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग या नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपकी रिफ्लेक्टिव चिंतनशील सोच जो है वो आपकी स्वयं की सोच के बारे में सोचने को क्या कहते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग, तो जो आपकी पहचान निर्माण है वो किसके दौरान किया जाता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या अडल्टहुड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एडोलेसेंस के दौरान क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। 18th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ, तो जो आपका पूर्व पारंपरिक स्तर है उसके दौरान नैतिकता किस आधार पर होती है, सोशल रूल्स के आधार पे, पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, यूनिवर्सल वैल्यूज या नन ऑफ दीज। तो किसके आधार पर होती है ये, तो ये जो थ्योरी है वो कॉल्बर्ग की थ्योरी है। तो उन्होंने जो प्री कन्वेंशनल लेवल दिया है उसके आधार पर जो हमारी होती है वो होती है हमारी पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, यूनिवर्सल वैल्यूज या नन ऑफ द अब। तो ये आपके आ जाएंगे, तो जिस तरह से पहले क्वेश्चन आया था उस तरह से ये पनिशमेंट एंड रिवार्ड ऊपर लिख दिया था और आपकी जो लेवल है वो नीचे लिख दिया था। इस तरह से क्वेश्चन बस ऑप्शन नीचे आ गया और क्वेश्चन ऊपर चला गया। तो ये तो आपका जो राइट आंसर है आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, 16 पीएफ पर्सनालिटी इन्वेंटरी वाज गिवन बाय, तो जो आपकी 16 पर्सनालिटी इन्वेंटरी है वो किसने दी है, अल्पोर्ट, आइजन, कैटन या आपका रोजर ने। तो किसने ये दी है, तो आपका जो 16 पीएफ पर्सनालिटी है वो आपकी कैटल ने दी है। ओके, जो 16 पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट है वो आपका कैटल ने दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये है आपका 16 पीएफ पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने 16 तरह से अपने टेस्ट को डिवाइड किया है। जैसे आपका टेंस हो गया, वार्मथ हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, इमोशनल स्टेबल हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो इस तरह से आपकी इन्होंने डिवाइड किया है। जब इसको अब अगर इसको करने लग जाएंगे तो हमारे कम से कम भी इसको कवर करने में 30 मिनट्स लगेंगे। तो डिटेल में मैं आपको टॉपिक के बारे में करवाऊंगी तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। तो फिलहाल आपको मैं शॉर्ट में इसके बारे में बता रही हूँ। 20th क्वेश्चन है, रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्न इवैल्यूएशन इज फेवरेबल और अनफेवरेबल वे, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, लर्निंग या आपकी मोटिवेशन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका एटीट्यूड। 21st क्वेश्चन पे आते हैं, कंडीशंस विच इधर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ गोल। तो जो आपकी वे स्थितियां जो किसी लक्ष्य के आकर्षक को बढ़ाती या घटाती हैं तो क्या कहती हैं, नीड्स, ड्राइव, मोटिव्स या आपका इंसेंटिव्स या आपके ऑप्शंस हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका प्रोत्साहन है वो क्या करती है, उसको या तो डिक्रीज करेंगे या तो उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 22nd क्वेश्चन है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज। तो जो आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है वो किस वजह से है, आपका लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशंस या आपकी परसेप्शन। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका लर्निंग। यानी जो आपका सीखना है वो क्या करता है, आपकी मतलब बिहेवियर में क्या करता है, चेंजेस लेके आता रहता है। इवन परमानेंट चेंज भी कह सकते हैं, आप इसको टेम्पररी चेंज भी कह सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपने इसको टिक करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू डू वेल इन अ स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू ट्रेनिंग इज, किसी प्रशिक्षण के कारण किसी विशिष्ट क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, एटीट्यूड या नन ऑफ दीज। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो किसी भी एरिया में अगर आपको अच्छा करना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एप्टीट्यूड, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ नीड इन मैस्लोस थ्योरी आर।
तो जो आपका मैस्लो का सिद्धांत है उसकी जो फर्स्ट लेवल है नीड का वो कौन सा है? लव रिलेशंस है, सिक्योरिटी है, बायोलॉजिकल है या एस्टीम है? तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि जो लव रिलेशंस है वो आपकी थर्ड में आ जाता है, सिक्योरिटी आपका सेकंड में आ जाता है, एस्टीम्स आपका फोर्थ में आ जाता है, और बायोलॉजिकल जो है वो आपका फर्स्ट में आता है, यानी आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स में इसको क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये है आपका मैस्लो का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट में आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाएंगी, सेफ्टी नीड्स आ जाएंगी जिसमें आपका सिक्योरिटी का ऑप्शन था, बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस आ जाएगी, थर्ड पे एस्टीम्स आ जाएंगी, और लास्ट में आपकी जो फिफ्थ है वो आपकी आ जाएगी हायर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। 25th क्वेश्चन है, यूज ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्सर बाय द टीचर विल डैश द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट, यानी आपका शिक्षक द्वारा नकारात्मक प्रबलन के प्रयोग से विद्यार्थी द्वारा सही उच्चारण की संभावना डैश हो जाएगी क्या? डिक्रीज, इंक्रीज, कीप कांस्टेंट या नन ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगी? तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका इंक्रीज, यानी किसी भी जो नेगेटिव रीइंफोर्सर की शिक्षक द्वारा नकारात्मक प्रबलन के दौरान विद्यार्थी जो है वो उसका सही उच्चारण की संभावना जो है वो हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इंक्रीज। 26th क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद इन द एनवायरमेंट, हु स्टेटमेंट इज दिस? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? ओके, वेक्सलर ने दी है, बिने ने दी है, गिलफर्ड ने दी है या आपके स्टर्न ने दी है? तो ये जो डेफिनेशंस हैं जब भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। बहुत ही कम चांस होते हैं, 99% चांस होते हैं कि डेफिनेशंस जो है वो आपकी रिपीट नहीं होती है। तो आपने इनकी सभी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वेक्सलर ने ये डेफिनेशन के बारे में बताया है। तो 22nd क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स इन? तो जो दूसरों के व्यवहार को समझने में शामिल कौन सी इंटेलिजेंस है? इंट्रापर्सनल, स्पेशल, वर्बल या आपकी होगी इंटरपर्सनल? तो ये क्वेश्चन है आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। तो वही क्वेश्चन है कि जब हम दूसरों के व्यवहार को समझते हैं तो वो कौन सी आपकी लर्निंग आपके इंटेलिजेंस में काउंट होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इंटरपर्सनल। जब दूसरों के व्यवहार के बारे में जानते हैं तो इसमें आपके आ जाते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट, जो आपके साइकियाट्रिस्ट आगे वो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर होते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। वर्बल में लिंग्विस्टिक वाले आगे जिनका मैथमेटिकल या ये चीजें कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं। स्पेशल जिनका विजुअल स्किल्स अच्छी होती है, जो विजुअल लर्नर होते हैं। इंट्रापर्सनल में वो आ जाते हैं जो आपके जैसे जो आपके स्पोक पर्सन होते हैं, आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है। 28th है, मेंटल एज ऑफ 8 ईयर चाइल्ड हुज IQ इज 75 विल बी? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है। कैसे आप इसका IQ का वो निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आपका लगेगा और फिर आपका ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। मेंटल एज ऑफ 8 ईयर चाइल्ड मतलब उसकी उम्र दी है, मेंटल एज जो उस बच्चे का टेस्ट में स्कोर रहा है, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी एक्चुअल एज है। तो मेंटल एज ऑफ 8 ईयर चाइल्ड मतलब जो बच्चे की एज है, यानी उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है बच्चे की एज, और आपकी जो मेंटल एज है तो मेंटल एज ऑफ 8 ईयर चाइल्ड हुज IQ इज 75। अच्छा, IQ उन्होंने दे दिया है, ओके, IQ उन्होंने दे दिया है 75। अब आपको क्या निकालनी है? मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो IQ 75 है तो उसकी मेंटल एज इसमें से क्या होगी? तो 1 by 1 इसको करना पड़ेगा। ओके, सो ट्राई करते हैं हम इसके बारे में। ओके, तो बच्चे की ऑप्शन ए में है मेंटल एज 4, क्रोनोलॉजिकल एज जैसे कि इन्होंने बताई है कि 8 है, तो उसका IQ 75 तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब इसको हम 4 2 जा 8, 50 आ गया, 25 आ गया, 2 आ गया। ओके, सो
2 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी आपका 50, या तो फर्स्ट भी गलत हो गया आपका, ठीक है, फर्स्ट को कट कर देंगे हम क्योंकि 50 तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब राइट आंसर है आपका 75। सेकंड के साथ करते हैं, 5 आपको दे रखी है मेंटल एज, आपकी जो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है वो है उसकी 8, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ओके ओके, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 आएगा, डिवाइडेड बाय 125 को आप जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये आपका इस तरह से आ गया, 2 2 जा 4, इसमें आप 5, तो आपका सेकंड में आया, फर्स्ट में आया था आपका 50, सेकंड में आया है आपका 62.5। अब हम थर्ड के साथ अगर इसको कवर करें तो थर्ड में आपका दिया है 6, यानी 6 के साथ करेंगे हम इसको। ओके, सो 6 के साथ जब हम इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 50, यानी 225 आ गया आपका, ये 2 चला गया 3 के साथ। तो अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी आप करेंगे इसको डिवाइड किसके साथ, 25 3, यहाँ पे आया था आपका 25। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, तो 75 आपका आंसर आ गया है, 75 IQ दिया है। तो उन्होंने इसको पूछे इसका मेंटल एज क्या होगी, तो आपका क्योंकि 75 आ गया है तो हमें नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे की जो मेंटल एज निकल आएगी कितनी आएगी आपकी 6। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। मीनिंगफुल सेंसेशन इज नोन एज, तो जो आपकी सार्थक अनुभूति होती है वो क्या कहलाती है, अटेंशन, परसेप्शन, इमोशन या आपकी नन ऑफ दिस। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी परसेप्शन जो होती है उसके साथ क्या होती है हमारी मीनिंगफुल सेंसेशन, उसको क्या कहते हैं हम, कहलाती है। 30th क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड डैश, एक बच्चे की सूचना प्रसंस्करण क्षमता डैश है, क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अननोन है या नन ऑफ दीज है। तो क्या है एक बच्चे की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी है एक बच्चे की, तो वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जब वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में आप पढ़ते हैं तब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि बच्चा एक उम्र तक अच्छा कर सकता है, उसके बाद उसे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो साइकिल चलाना अगर वो सीख सकता है, वो सीख चुका है, मान लीजिए खुद से ही वो साइकिल चलाना सीख गया, बट कहीं ना कहीं उसे जो कार चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे की जो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, एक लिमिटेड स्तर तक रहती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। सो मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।